नाइट्रोजन में थे। और नॉन मेटल के हमारी ओर देखिए पंडित जी, क्या देख रहे हैं? तो यदि उधर देखने से आपको एनर्जी मिल रही है तो आप दिक्कत नहीं है, चला तो एनर्जी का ही है। और तो मैं बता रहा था कि हम लोग नॉन मेटल के नाइट्रोजन में थे। नाइट्रोजन में सबसे पहले पढ़ा हमने कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व है, तो नाइट्रोजन है। और जिसका उपयोग हम लोग प्रिजर्वेटिव में करते हैं, पैकेट में हवा भरने में करते हैं। किसी भी तत्व को हम लोग अभी तक पढ़े हैं या पढ़ना जो चाहिए, उसका सबसे पहले परिचय के बिंदु होते हैं, तब उसके भौतिक और रासायनिक बिंदु होते हैं, और तब उसके कुछ यौगिक होते हैं, उस यौगिक को और उसका उपयोग होता है। पहले नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है अमोनिया, नहीं हेबर पद्धति से बनता है। तो उसके जो कंपाउंड है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके यूज को देखने का प्रयास करते हैं, और उसी दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यदि रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहा, तो लास्ट में हम लोग नोट में देख लेते हैं, खत्म। नाइट्रोजन में अभी तक सबसे ज्यादा जो विगत कुछ वर्षों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो है पैकेट में हवा भरने में कौन से गैस का इस्तेमाल। एक जमाना था कि जब पूछा जाता था कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन से गैस होते, लेकिन जमाना बदल गया, अब पैकेट का जमाना है। अब आपका गैस लाइटर में ब्यूटेन होता है, उसका जमाना आ गया। अब एलपीजी का जमाना आ गया, अब हाइड्रोजन गैस का जमाना आ गया, ठीक है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का जमाना आ गया। अब इन सब चीजों पे ज्यादा जो अप्लाइड आपके दैनिक जीवन में दिखाई देता है केमिस्ट्री, उन सब बिंदुओं की स्पष्ट समझ रहनी चाहिए, है कि नहीं। तो जितनी स्पष्ट समझ रखिएगा उतना आपके लिए आसानी हो। कल भी बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो देखिए विज्ञान जो आपके आस पड़ोस के थे वही लैक्टिक एसिड दूध पूछेगा, क्योंकि वही पेप्सिन पूछेगा, वही भोजन के पाचन से जुड़ा हुआ चीज पूछेगा, एंजाइम पूछेगा, वही दूध के विषय में जानना चाहेगा। मतलब जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज है उसी को आप अच्छे से याद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि वहां फैटी एसिड पे टिक लगा दीजिए, ठीक है कि नहीं। तो उन सब चीजों पे ध्यान रखिए, और उन सब व्याख्या है कई कई बार की जाती है, कई एंगल से उन सब चीजों की व्याख्या होती है। तो नाइट्रोजन में अभी हम लोग थे और देख रहे थे कि नाइट्रोजन सबसे पहले उसके परिचय को दिखाया कि नाइट्रोजन में सबसे अधिक, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है और प्रिजर्वेटिव में उपयोग है, और पैकेट के हवा भरने में हम उसका उपयोग करते। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण है कि लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग मानव अंग को सुरक्षित रखने में, 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 कृत्रिम गर्भाधान करने में, कृत्रिम गर्भाधान में, कृत्रिम गर्भाधान में, कृत्रिम गर्भाधान में किया जाता है। किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान में किया जाता है। किसका? किसका? नाइट्रोजन का। बायोलॉजी में एक चीज पढ़ाए थे, वो था नाइट्रोजन फिक्सेशन। पौधे के लिए, साइल के लिए भी नाइट्रोजन की बड़ी आवश्यकता होती है, जानते ही हैं। इसी क्रम में हमने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक फैमिली है बॉटनी का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी है। उस फैमिली का क्या नाम है? लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट कैसा प्लांट होता है? दलहन प्लांट होता है। दाल, जो दलहनी प्लांट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन यौगिक
तो जो नाइट्रोजन की क्रिया है उसको डीनाइट्रोफिकेशन कहते हैं, और उस प्रक्रिया को भी ध्यान रखना है, ताकि है ये बायोलॉजी की चीज, लेकिन जब केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं कई चीज एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। जी में भी इन बातों की चर्चा होती है और केमिस्ट्री में भी इसकी चर्चा होती है। तो स्वाभाविक है कि इसको यहाँ पे लिखेंगे परिचय में ही तो लिखेंगे कुछ लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस तो कभी भूलना ही नहीं है, कुछ लेगुमिनस या दलहन परिवार के पौधे के जड़ के गांठ में, पौधे के जड़ के गांठ में, पौधे के जड़ के गांठ में, पौधे के जड़ के गांठ में राइजोबियम नामक, राइजोबियम नामक, राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अलाइन कर लो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसलिए यदि आपसे कभी पूछे परीक्षा में कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है, हेलो हेलो हेलो, एसी का 2 तारीख से इस चीज का बीपी एसी सेवा होता है 2 तारीख से। जब आप अपियर होइएगा तब ना काउंट, इस बात हमसे 10 बजे रात में। हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो एक है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बायोटिक बैक्टीरिया आपसे यदि पूछे बायोटिक बैक्टीरिया किसको कहते हैं, तो राइजोबियम जो है, राइजोबियम जो है वो क्या है, बायोटिक बैक्टीरिया। तो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, कौन सा कुल करता है, लेगुमिनस कुल करता है। कौन सा फसल करता है, दलहन। इसीलिए जब खेत खाली रहता है तो भी दलहन करते हैं, और खेत भरा रहता है तो भी गेहूं के साथ हम लोग कोई ना कोई दलहन का खेती करते हैं, जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन रहे और इनिचमेंट रहे, उत्पादकता रहे, मिट्टी स्वस्थ रहे। क्योंकि अब तो सारा खेला मिट्टी के स्वास्थ्य पर है। कहीं थे एक दिन आप लोगों को शायद 1 ग्राम मिट्टी में जितना बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उतना पूरे विश्व की जनसंख्या में नहीं होती। इतना पूरे विश्व की जनसंख्या नहीं है जितना 1 ग्राम सॉइल को बनने में हजारों साल लगता है कि नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी वर्ल्ड सॉइल डे हो रहा था और किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं जुड़ा हुआ था कल। तो ये एक ऐसा माध्यम है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं, लिंक रहना चाहिए या उससे जुड़ने की जो टेक्निक है वो रहनी चाहिए। तो विश्व के सबसे बड़े सॉइल साइंटिस्ट को मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे विकासशील देश में सॉइल की समस्या कम है। जो जितना विकसित हो गया है देश, जितना ज्यादा वो सॉइल का वहां उस तरह की समस्याएं क्या है, अधिक है। हम लोग क्या भी है कि जो राज्य ज्यादा डेवलप कर गया, पंजाब, सॉइल का प्रॉब्लम है कि नहीं। अब तो वहां के किसान अपने खाने के लिए अलग फसल करते हैं और बाजार के लिए अलग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज का हो गया बाजारीकरण। तो बाजारीकरण हो गया तो स्वाभाविक है कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। जैविक खेती क्यों नहीं लोकप्रिय हो सकती, जैविक खेती क्यों नहीं सब कर सकते, बड़ी जनसंख्या को खिलाना भी है। जैविक खेती को हम अपनाएंगे तो श्रीलंका वाला हाल होगा। इसलिए हम लोग जैविक खेती पर कहते हैं ठीक है,
5 कट्ठा जमीन है तो 1 कट्ठा कीजिए, लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं कि 5 कट्ठा में कीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से उसका कम होता है, इन फूड की जो क्वालिटी है निश्चित रूप से बेहतर होती है। और न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि वायु, जल, सॉइल, ये सब क्या होता है, शुद्ध होता है, स्वस्थ रहता है। यार ये सब तो भविष्य की बातें हैं, फिलहाल तो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की बातें की, बैक्टीरिया की बातें की, और इसी क्रम में थोड़ा सा केमिस्ट्री की बातें कर लेंगे। तो लिखेंगे, ध्यान रखें कि नाइट्रोजन यौगिक का, ध्यान रखें कि नाइट्रोजन यौगिक का, नाइट्रोजन यौगिक का नाइट्रोजन में परिवर्तन, नाइट्रोजन में परिवर्तन, नाइट्रोजन यौगिक का नाइट्रोजन में परिवर्तन डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डी डी कभी जिंदगी में नहीं सुने हैं, डीनाइट्रिफिकेशन या बी नाइट्रीकरण। डीनाइट्रिफिकेशन क्या, देखिए हमारे अवधेश बाबू भी लिख लिए डीनाइट्रिफिकेशन, चलेगा। डीनाइट्रिफिकेशन या बी नाइट्रीकरण हिंदी में कहलाता है। और ये जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है, बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में इसमें कुछ जीवाणु रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो जीवाणु रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु भी कहते हैं। तो कभी परीक्षा में आ जाए कि डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु कौन सा है या किसके द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिएगा, जिससे कि ऐसे प्रश्नों को बनाने में कठिनाई नहीं हो। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना, 78% होता है, नोट में लिख लो। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 रहता है, 78 रहता है। चलिए खत्म, यही इतनी बात तो परिचय में पढ़ना है आपको। एक होता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र कुछ नहीं है, तो आपके पढ़ाई का चक्र है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं उसका एक चक्र है, तो हम लोग पढ़ाई चक्र कहेंगे। इसी तरह से वायुमंडल में, प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिक का निर्माण, नाइट्रोजन के यौगिक का विनाश से संबंधित जो एक पूरा साइकिल है उसको क्या कहेंगे। तो नाइट्रोजन के निर्माण और विनाश का जो चक्र है वही क्या होगा, साइकिल क्या होता है, साइकिल वही ना है, ठीक है कि नहीं। तो निर्माण और विनाश के जो चक्र है उसको नाइट्रोजन चक्र के नाम से हम लोग जानते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, सब कितनी लिखिए, कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसको दिमाग में बचाया जाता है, ठीक है कि नहीं। सुन लीजिए, फिर से जा करके रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए तो बैठ जाएगा दिमाग में। 4 बार सुनिएगा तो ऐसे ही राइजोबियम आपके दिमाग से हटेगा नहीं, 78% हटेगा नहीं, प्रिजर्वेटिव हटेगा नहीं, कृत्रिम गर्भाधान हटेगा नहीं, ह्यूमन अंग को प्रिजर्वेटिव करने में पैकेट में नाइट्रोजन की भूमिका हटेगा नहीं। 5 बार 10 बार सुनिएगा, मेहनत कीजिएगा तब ना होगा, ठीक है कि नहीं। मेहनत करता है तो 20 साल में लोग आईएएस 21 साल में बन जाता है, आईएएस बन जाता है। तो बहुत छोटा मोटा नौकरी है, सब कुछ है। एक तो कोर्स कर लो पूरा, खूब एमसीक्यू बना लो, खूब प्रैक्टिस कर लो। इसमें पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है कि नहीं। वो जितना कर लोगे हो जाएगा। क्या है, पेपर पढ़ते रहो, अंग्रेजी को ठीक रखो, मैथमेटिक्स का रोज 25 सवाल बनाओ, मैथमेटिक्स रीजनिंग का पढ़ते रहो, सुनते रहो, हो गया। इस परीक्षा तो सबसे सरल परीक्षा में आती, ठीक है कि नहीं। केवल उसको केवल कंट्रोल कर लेना। अब वो भी नहीं कंट्रोल होगा तो कैसे हो, कंपटीशन है ना, हजारों लाखों लोग बैठते हैं, सैकड़ों होती है। भाभी का या 10,000 ही सीट रहा तो 10 लाख लोग बैठा, ठीक है कि नहीं। तो आजकल तो छोटी छोटी परीक्षा कई होती है। देखते हैं कि अब अभी कुछ दिन पहले रेलवे का हुआ था, और पता नहीं रेलवे वैकेंसी क्यों नहीं इधर निकाल रहा है। तो 1.5 लाख पद था, 1.5 करोड़ लोग थे, ठीक है कि नहीं। 1.5 लाख पद था, छोटा बड़ा मिला कर, क्या 1.5 करोड़ लोग थे। तो जनसंख्या जितना ऑस्ट्रेलिया का है, 2.25 करोड़ की जनसंख्या है वहाँ ऑस्ट्रेलिया की। हम लोग क्या उतना, तो हम लोग डायलॉग देते हैं ना कि पाकिस्तान को कि चुप हो जाओ,
जितना अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में खर्च करते हैं उतना तो हमारे यहाँ बच्चे डाटा पे खर्च है कि नहीं। मतलब मोबाइल गेम खेलने में जो डाटा खर्च होता है उतना तो हम लोग उस पर खर्च कर क्या खा के हम कंट्रोल करो। डायलॉग होता है, सुनो उन सब। चलिए हम लोग अभी उस डाटा और आटा बाटा में नहीं है, हम लोग अभी नाइट्रोजन में है। नाइट्रोजन के सबसे प्रमुख यौगिक अमोनिया है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उन्मुखी यौगिक है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को किसी भी स्थिति में नहीं भूलना। तो आपकी तो पीछे जाओ, पीछे जाओ, कोई बात नहीं, पीछे जाओ ना। हम स्वस्थ रहेंगे तभी ना कुछ होगा, नहीं रहता। ही मुंह के आगे में खांसी कर जाओगे तो कोई दिक्कत, तबीयत खराब है पीछे बैठो, ठीक है। तो इन संदर्भों को याद रखना। अब आइए नाइट्रोजन के सबसे प्रमुख यौगिक, इतनी बात समझे ना, राइजोबियम समझे ना, हो गया 78%। 78% समझे ना, ना समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं। 70% समझे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है। राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन राइजोबियम, ठीक है कि नहीं। इतना समझ गए। पौधे की उर्वरता को बढ़ाने में किसकी भूमिका है, नाइट्रोजन की भूमिका है, ठीक है कि नहीं। हमारा जो यूरिया है, अभी हम लोग उसके लिए लाठी खाते हैं, हमारे किसान भीड़ लगा देते। ऐसे भी यूरिया का एक समय था 1970 के दशक में, स्वामीनाथन के संस्मरण में, कई अधिकारियों और कर्मचारियों के संस्मरण के आलोक में सुना रहा हूँ, जब आज सरकार ने यह बल दिया कि हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। और ऐसे भी भारतीय हरित क्रांति के जनक थे स्वामीनाथन, जिनका अभी कुछ पहले निधन हो गया। तो कहा गया कि रासायनिक खाद दीजिए। किसान रासायनिक खाद अपनाने के लिए तैयार नहीं था। तो जो हमारा फील्ड एक्सटेंशन एजेंसीज था, PLW और बहुत सारे छोटे स्तर पे होते, अब तो किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक बहुत सारे नए नए पद जुड़ गए हैं। तो उनको यह कहा गया, तो रात में जाता था, जब किसान सो जाता था तब उसके खेतों में, सब खेत में नहीं डालता था, धीरे धीरे उसको आदत लगा। देखा कि अरे इसका खेत तो बड़ा अच्छा है, तब पता चला कि इसके खेत में रात में भाग जो है खाद छींटते चला गया, है कि नहीं। खूब लहलहाया फसल, खूब अच्छा हुआ, धीरे धीरे उसको अडॉप्ट किया। अब साइंटिस्ट और विभाग कहता है कि अब छोड़ो रासायनिक खाद को, कम उपयोग करो, तो कहता है एक यदि कम कर दे तो प्रोडक्शन घट जाए, प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। तो मतलब एक बार जो भारतीय किसान या भारतीय लोगों की मानसिकता, एक बार किसी चीज को यदि एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। पकड़े हैं हाथ तो हाथ न छोड़ेंगे। तो ये हम लोग की मानसिकता भी है। तो किसी चीज को देखने की आदत हम लोग की, यदि इस टीवी को हम यहाँ पे रख दिए और ये देखने की आदत डेवलप कर गई, इसको यहाँ करेंगे, काफी लोग कितना अच्छा तो था, वहां तो था अच्छा था, जबकि वहां वाला जो था सो इधर देख रहा था, यहाँ वाला इधर देख रहा था। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, विरोध प्रतिरोध, विरोध नहीं कहो, प्रतिरोध कहो, मूल में आ जाइए। नेक्स्ट कहानी था, आगे लिख। नाइट्रोजन के प्रमुख अयस्क, अच्छा सॉरी, नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक अमोनिया, 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 अमोनिया और लाफिंग गैस, नौसादर है। लाफिंग गैस, नौसादर, नौसादर, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया आदि है, आदि है। ये जो तीन चार है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाफिंग गैस और एक्वारेजिया है।
और याद रखिएगा कि हम लोग सब पढ़ेंगे, अमोनिया भी थोड़ा सा जान। देखिए अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया लिखिए। अमोनिया, इसका निर्माण हेबर पद्धति से, इसका निर्माण हेबर पद्धति से किया गया, हेबर पद्धति से किया गया। हेबर पद्धति से किया गया और जिसका उपयोग, इसका उपयोग अमोनिया का उपयोग यूरिया बनाने में, खाद बनाने में, खाद बनाने में एवं रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में क्या करता है, बर्फ को जमाने का काम करता है, जमने का काम करता है, तो जमाने में काम करेगा। रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। यूरिया तो है ही, क्या मतलब, रासायनिक खाद। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में तैयार किया, और जिसे तैयार किया था बहुत अच्छा, कोई बीच से बता रहा है, होलर, उस वैज्ञानिक का नाम था होलर। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH2 होता है, और इसमें नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 46%। 46% तो कई बार पूछता हुआ है, पूछता भी है कि यूरिया में, रासायनिक खाद में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 46% होता है। इसको हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करिए, ठीक है कि नहीं। हर संभव स्थिति, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे भी हो, ठीक है, उसको याद कर लीजिए। अब आइए अमोनिया के बाद लाफिंग गैस। लाफिंग गैस अपने आप में बहुत, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहेंगे, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड, बड़ा लिख दो। हाँ बुढ़वा, बहाने सर, CO जो है सो ओ स्मॉल दिए हैं, महान है, लो लिख लो, हो गया, देना है। लिखने का तरीका है ना सर, वो आई है कि ई है, आपका तो पता नहीं चल रहा है, तो समझो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पर पूछते हो कि क्या लिखे, मुझे डॉक्टर है मैं। गधे के गधे रहे, जब समझ गए, जब हम बोल रहे हैं कि CO है, NH2CO, NH2, गजब, ठीक है। अरे चाल देखो, जो उल्लू को लिखना था महान, ये तो तुम 40 लिखना है, लिख दिया 40। जो चीज लिखा हुआ है वो नहीं दिखाई दिया उसको, नहीं, समझ गए ना। अब क्या है, बोल रहे हैं ना, NH2CO, NH2, समझा करो, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो यदि सूंघ लोगे फिर तुम्हारी हंसी नाम ही है लाफिंग गैस, ठीक है कि नहीं। हंस दिया, लिखो, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस का, लाफिंग गैस का उपयोग क्या होगा सर, हंसाने में। तीसरा का उपयोग है, क्या है, अब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, एक्वारेजिया, तो भूलिएगा नहीं। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में होता है HCl प्लस HNO3, ठीक है, 1:3।
ये नहीं कहना कि सर CI है, ठीक है, समझा करो। HCl प्लस HNO3 1:3, तो क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सोना को शुद्धिकरण में करते हैं। वेरी गुड, देखेंगे इसका उपयोग एक्वारेजिया का उपयोग सोना के शुद्धिकरण में किया जाता है, सोना के शुद्धिकरण में किया जाता है। एक्वारेजिया का उपयोग सोना के कहा भी जाता है, एक्वारेजिया में सोना और प्लेटिनम घुल जाता है, ठीक है, सोना और प्लेटिनम लिख देंगे, इसमें सोना और प्लेटिनम घुल जाता है, सोना और प्लेटिनम घुल जाता है, सोना और प्लेटिनम घुल जाता है, और प्लेटिनम घुल जाता है। सोना का शुद्धिकरण ही अपने आप में बहुत है। इससे भी ज्यादा एक ही चीज तो बराबर पूछता है कि इसका अनुपात क्या है। HCl प्लस HNO3 दिया तो 1:3 हो गया, और उल्टा कर दिया तो ठीक कर लेना। इतना तो अनुपात, तो फिर मैथमेटिक्स में अनुपात समानुपात क्या पढ़ते हो, का जो पढ़ते हो फिर क्या मतलब है, तो उल्टा पुल्टा कर ही सकता है। नहीं, ये नहीं कि सर आप लिखाए थे ये परीक्षा में पूछने के लिए, तो उल्टा पुल्टा करता ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए, एक नाइट्रिक एसिड HNO3 लिखिएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 का उपयोग विस्फोटक को बनाने में करते, विस्फोटक को बनाने में करते, का उपयोग विस्फोटक को बनाने में करते, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव, डायनामाइट, TNT, TNB, TNP, जितना TN है सब है, का उपयोग डायनामाइट, डायनामाइट, TNT, TNP, TNB, डायनामाइट, कॉमा TN पहले क्या लिखे थे, TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, TNT लिखे, TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNT, TNB, TNP, जितना TN लगा हो, ठीक है, नहीं कह देना कि सर ये तो TN मतलब तमिलनाडु होता है सर, आप दिखा दिए सर, बड़ा ऐसे नहीं सोच लेना, समझे, बोल रहा हूं समझा करो। TNT मतलब डाइनाइट्रो टोल्यूइन, TNB मतलब डाइनाइट्रो, और TNP मतलब डाइनाइट्रो पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड है। और ये तीनों आपका क्या है, विस्फोटक में उपयोग होता है। डायनामाइट विस्फोटक, तो आज पृथ्वी यदि इतनी खूबसूरत हुई है तो उसकी जो भौतिक संरचना डेवलप की है उसमें डायनामाइट की बड़ी भूमिका है, क्योंकि डायनामाइट के माध्यम से जो भौगोलिक अवरोध है निर्माण कार्य में, तो हम लोग डायनामाइट के माध्यम से आज भी उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ठीक है कि नहीं। अभी जो टनल बन रहा था उत्तराखंड में, उन सब में वही पहले पहले तो उड़ाते हैं, विस्फोट कराते हैं, और तब फिर उसको क्या करते हैं, तो निर्माण करते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजन के विषय में इतनी बातें आपके लिए पर्याप्त है, और इसको पचा लीजिए। पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, पचाना इसका बड़ा महत्वपूर्ण। लंबे काल तक 6 महीना साल भर जब परीक्षा देने जाइए, जैसे जो का रूटीन है उसके अनुसार इसको पचा के रखना है। अब लिखेंगे नोट, नोट लिखो, नोट, नोट में सबसे पहले लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। नाइट्रोजन है, थोड़ा किसको कहते हैं, आओ जी, एक भी विस्फोटक है, सोडा नहीं, कोरा। हा, इस दोनों में अंतर है बच्चा। हाँ,
ये यहाँ शुद्धता की जरूरत है। ये होता है पोटासियम नाइट्रेट, सोरा लिख लो। पोटासियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं, पोटासियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं, सोरा कहते हैं। हाइड्राजीन का प्रयोग, हाइड्राजीन NH2 होता है। हाइड्राजीन का प्रयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है, रॉकेट ईंधन में किया जाता है। हाइड्राजीन का प्रयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है, रॉकेट फ्यूल में। तो किसका उपयोग करते हैं? हाइड्राजीन का प्रयोग करते हैं। एक नोट में और लिख दो, नौसादर का रासायनिक नाम, रासायनिक का इसका नौसादर का रासायनिक नाम, नौसादर का रासायनिक नाम, नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। वेरी गुड, अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। का उपयोग फैक्ट्री में डाई सेल में होता है, का प्रयोग तो सेल में किया जाता है। सेल लिखो, डाई सेल में किया जाता है, डाई सेल में किया जाता है। ये नाइट्रोजन आपकी समाप्त हो गई। नाइट्रोजन में इतनी सारी बातों को क्या करके रखना है? बचा के रख। और ये इतना आसान नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी नाइट्रोजन से जुड़े हुए सभी जो संदर्भ है, ये नहीं कि सभी महत्वपूर्ण संदर्भ में नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, परीक्षा आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक्वारेजिया कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर नजर रखेंगे। लाफिंग गैस अधिक सुन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। क्या हुआ जी? टाइमर लगाए हुए है क्या? तो अधिक सूंघ लेने से आदमी बेहोश हो जाएगा। अधिक हंसोगे क्या हो जाओगे? बेहोश हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब नाइट्रोजन की कक्षा, नाइट्रोजन की समाप्ति की घोषणा करते। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस। चलो, फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, तो फास्फोरस, फास्फोरस हाँ एक क्रियाशील तत्व है, तो मुक्त अवस्था में नहीं होता है, मुक्त अवस्था में नहीं होता है। मुक्त अवस्था में नहीं होता है। मानव शरीर के हड्डी में या जानवरों की हड्डी में, जानवरों की हड्डी में तो भी जानवर ही में आएगा। हड्डी में 58% कैल्शियम फास्फेट होता है। 58% क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। हालांकि इसके प्रकृति में कई एलोट्रॉप्स हैं, में इसके कई एलोट्रॉप्स से अप्रूव है, लेकिन दो अप्रूव सबसे इंपॉर्टेंट, एक व्हाइट, दूसरा रेड, लेकिन इसके कई टाइप क्यों जानोगे, लिखेंगे। कृति में यह, कृति में यह कई अप्रूव में पाए जाते हैं, समान रूप में पाए जाते हैं, लेकिन उजला और लाल, लेकिन उजला और लाल और लाल सबसे महत्वपूर्ण। उजला फास्फोरस और लाल फास्फोरस सबसे महत्वपूर्ण।
व्हाइट फास्फोरस, सबसे महत्वपूर्ण, जहीला होता है, बहुत पॉइजनस भी है। अब इसके विषय में 2-3 बातें जान लो। पहला, ये जहीला होता है, फास्फोरस जहीला होता है और प्रकाश में रहने पर पीला हो जाता है, और प्रकाश में रहने पर पीला हो जाता है। ये काफी रिएक्टिव होता है, ये काफी प्रतिक्रियाशील होता है। तीसरा बिंदु, पहला क्या है, जहरीला। दूसरा क्या है, प्रकाश में रहने पर पीला, रहने पर पीला, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, येलो फास्फोरस भी कहते, समझ गए ना। कहीं पर देख लीजिए येलो, बेहोश नहीं हो जाइएगा। येलो क्यों कहते हैं, प्रकाश में जब जाएगा तो ये पीला हो जाएगा, इसलिए इसको उजला या पीला कहते हैं। दूसरी बात, बहुत रिएक्टिव होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर स्वयं भी जल जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर, इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं, इसको पानी में रखते हैं। तो इसको कहाँ रखते हैं, क्योंकि रिएक्टिव अधिक है, तो लिखेंगे यह बहुत रिएक्टिव होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर स्वयं जल जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर यह स्वयं जल जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस, देखो आज इसका पैर हम चिपिए देंगे पक्का, हद हो, हम देख रहे हैं ना, नीचे देख कर न चल रहे। 25 डिग्री सेल्सियस पर, नहीं तो तीनों को भगा देंगे, सबको पीछे भागो, तो मैंने हम गिर न जाए, नहीं तब ठीक है। इतना ख्याल है कि कहीं सर नहीं देखे, कहीं सर गिर न जाए। क्या ये देखो, ये तो अपना पैर को अंदर छुपा के रखा। देखो तो एक तो 3 फीट का, ऊपर से 3 इंच का पैर, अब उसको भी छुपा लेता है। देखो गिर जाओ, आपको एकदम तन करके रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, कहाँ थे, बड़े अच्छे जगह पे थे। 25 डिग्री सेल्सियस पर यह स्वयं जल जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर यह स्वयं जल जाता है, तो याद करके रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्व, और इसीलिए इसको पानी में रखते, तो इसे पानी में रखते, इसको कहाँ रखते हैं, पानी में रखते। तो उपयोग अग्निबम, ध्रुव बम, अग्निबम, ध्रुव बम बनाने में करते, बनाने में करते, अग्निबम या ध्रुव बम बनाने में करते। क्या, चलिए अब आ जाइए लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस से तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, माचिस बनता है। कहेंगे लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तो एक है कि जो वो है वो ये नहीं है, जहरीला नहीं है, लिखेंगे ये जहरीला नहीं है, ये जहरीला नहीं है, यह जहरीला नहीं है, और इसका सबसे अधिक उपयोग माचिस बनाने में होता है। सबसे अधिक उपयोग माचिस बनाने में होता है। माचिस बनाने में होता है, बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जहरीला नहीं है तो ऐसा नहीं कि इसको खा लीजिए। सबसे अधिक उपयोग माचिस बनाने में होता है, मैच बॉक्स या दिया सलाई, हम लोग बोलचाल की भाषा में माचिस कहते हैं, लेकिन लेकिन दिया सलाई होता है। हिंदी क्या है, दिया सलाई, तो दिया को जला दे, है तो क्या कहते हैं, माचिस। हाँ, लेकिन गैस लाइटर में नहीं, गैस लाइटर में ब्यूटेन,
गैस लाइटर भी जलाता है, लेकिन गैस लाइटर में क्या रहता है, ऐसा नहीं कि गैस लाइटर में लाल फास्फोरस। तो कहा कोई ठीक है, वहीं पे लिख लो नोट में लाल कलम से। तो क्या मस्तिष्क को हम अच्छी तरह जानते हैं, कहाँ पे क्या मारेगा। एक बार हम ऐसे ही बताए, ये भी बता दिया कि तुम लोग ऑपरेशन फ्लड बाढ़ नियंत्रण नहीं मार देना। 2-4 दिन के बाद परीक्षा लिए तो देखे, टहले तो देखे कि ऑपरेशन फ्लड 1-2 लड़का मारे हुए है बाढ़ नियंत्रण, तो उसके दिमाग में बैठ गया, ठीक है कि नहीं। जबकि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऐसा भी निरर्थक नहीं मार देना है, फ्लड मतलब बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, समझे। क्या कौन है, क्या नाम है इसका, नाम है अपना, तो अब मैं कहता हूँ तो नहीं कहता, ठीक है। तो कहा तो फिर समझ जाओ, कक्षा की बात कक्षा तक ही रहनी चाहिए, कक्षा के बाहर इन सब चीजों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। फिर कहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे, नोट में थे, नोट में। गैस लाइटर में, गैस लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग करते, हालांकि ब्यूटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ब्यूटेन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। गैस लाइटर में जैसे आप एलपीजी में किसका इस्तेमाल होता है, ब्यूटेन का, प्रोपेन का, इसी तरह से गैस लाइटर में भी हम आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, में भी का उल्लेख होगा। लेकिन जब एक जगह कर देंगे तो दूसरी जगह करने का कोई औचित्य बनता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा फास्फोरस भी समाप्त हो गया। फास्फोरस के अन्य अपरूप को जानना जरूरी नहीं है, आप तो छपाना नहीं है, जमने की तो लिखने की औचित्य नहीं है, जो परीक्षा के दृष्टि से है वो कमांड कीजिए। अब आता है फास्फोरस का एक यौगिक, का नाम है फॉस्फीन। का क्या नाम है, फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, H3 फॉस्फीन। नहीं पूछना कि आई है कि मार देना, जैसे हम लिखे ना मास्टर साहब से भी ज्यादा मास्टर, पते नहीं चले कि आई है, ठीक है। फॉस्फीन, फॉस्फीन लिखिए, फास्फोरस का महत्वपूर्ण यौगिक है, महत्वपूर्ण यौगिक है, जो दलदली स्थान पर पैदा होता है, दलदली स्थान पर पैदा होता है, दलदली स्थान पर पैदा होता है। और इसका उपयोग, और इसका उपयोग, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, होम सिग्नल में, होम सिग्नल, होम सिग्नल में करते, कहाँ करते हैं, होम सिग्नल में करते, जो जहाज को सिग्नल देता है, होम सिग्नल में करते हैं, जो जो जहाज को, समुद्र के जहाज को, या नहीं कि हवाई जहाज को, जहाज को सिग्नल देता है, सिग्नल देता है। आजकल आजकल उपयोग होता है रूम पट में भी, स्मॉक स्क्रीन। जब कोई, जैसे मैं आ रहा हूं तो स्मॉक स्क्रीन, तब उस स्मॉक के बीच में से मैं निकलता नहीं। आजकल देखते हो वो स्टेज शो वगैरह सब में का उपयोग बहुत, का उपयोग बहुत होता है, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो स्मॉक स्क्रीन में किसका उपयोग, फॉस्फीन देंगे। रूम पट में का उपयोग किया जाता है, रूम पट में इसका उपयोग किया जाता है। तुम बताओ जी, इसको यह दावा है कि हमको केमिस्ट्री ज्यादा आती, बात है, उसी की बात है। तो है ये दवा कि सर हमसे पूछा जाए, और नहीं यार क्या होगा कि के लिए क्या है, और कि सर पूछा जाए सर, कोशिश करूंगा। स्मार्ट बनो तुम लोग, बहुत ढाक सब, और कि सर मैं कोशिश करूंगा सर, पूछा ही ना होता है। कभी कभी इंटरव्यू में बड़े स्तर पे जाओगे तो पूछेगा, अच्छा बताओ जी क्या पूछे तुमसे, है कि नहीं, क्या तैयारी करके आए हो इंटरव्यू का, तो ऐसे कहोगे कि सर चुनौतियों से खेलना तो हम लोग का पुराना शौक रहा,
ऐसा डायलॉग उलट नहीं कहना कि सर यूं तो मैंने सभी खंडों को देखा है, और लेकिन विशेष रूप से यदि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पूछा जाता तो मैं ज़्यादा सहज। सर थोड़ा सा लाओ, टेबल लाओ, तो तुम लोग सीधे पूछिए यार, देख लूंगा सर। हाँ, तो अल्युमिनियम फॉस्फाइड और जिंक फॉस्फाइड दोनों का उपयोग बताओ। आए भी है, कम पढ़ा है। जिंक फॉस्फाइड चूहा में नहीं पढ़ाए हैं। अल्युमिनियम फॉस्फाइड अनाज को संरक्षण करने में, फॉस्फाइड जब है तो फास्फोरस है। नोट में आ जाएगा, देखो नोट। राइज नहीं करता है बच्चा, राइज करो। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा मारने में, चूहा मारने में, कल भी शायद कल ही तो लिखा है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा मारने में, जबकि 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 अल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग, अल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग, अल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग अनाज को परिरक्षण करने में करते हैं। अनाज को परिरक्षण करने में करते हैं। परिरक्षण करने में करते हैं। अनाज को परिरक्षण करने में करते हैं। और भी है, कंपनी वाला इंटरव्यू वगैरह लेता है तो कभी कभार बुलाता है हमको, तो जाते भी हम। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट सब रहता है, तो कल्चर ग्रेजुएट से मैं पूछता भी हूँ। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से को तो मैं कम तंग करता हूँ, एमएससी जो किया है, पीएचडी जो किया है, उससे पूछता हूँ तो बताओ जी, पौधे में फास्फोरस नहीं होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़े? काला पीला लाल पीला कहता रहता है, तो नहीं, सब लिए हुए रहता है। कंपनी में नौकरी करेगा, जो पढ़ने वाला अच्छे कॉलेज से रहेगा वो सीधे बीपीएस पास करे ना। इधर उधर का यूपी कॉलेज वाला सब है कि नहीं, तो क्या करेगा, खरीद लेता, आऊंगू आऊंगू करता है। हम तो पहले यही पूछ लेते हैं कि अच्छा बताओ एमएससी में कितना पेपर पढ़े, तो कहेगा 12 पेपर का नाम बताओ। 12 पेपर कौन कौन सा, नहीं ना पता है कि नहीं। मैंने अपना जो आप पढ़े हैं वो भी नहीं गिना पाता, तो क्या। चलिए, लेकिन उसी में से आप गधों में से ही ना एक गधा को चुन, तो जो सर्वश्रेष्ठ गधा होगा चयन हो जाता है। सीधी सी बात है कि नहीं। अब मिशन में ना एक से एक प्रतिभाशाली लड़के मिलते हैं, तो उससे पूछने में, उससे बातचीत करने में मजा आता है। खैर, फास्फोरस नहीं रहेगा तो पौधा सूख जाए। तो बॉटनी के दृष्टि से देखिए, तो फास्फोरस की कमी से क्या होगा, पौधे सूख जाएंगे। तो लिख देंगे नोट, क्या लिखेंगे? हाँ, फास्फोरस की कमी से पौधे सूख जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं। अब आ जाइए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, अब लास्ट बचा ऑक्सीजन और सल्फर। इनऑर्गेनिक कंप्लीट, इनऑर्गेनिक कंप्लीट। देश जी हो गया है, मतलब तांत्रिक कहता है कि आप तो सर कहे थे 12 बजे तक होगा। अरे इनऑर्गेनिक ना खत्म होगा, अभी तो बहुआ ऑर्गेनिक बाकी है। ठीक है, 12 क्या, आज तो 1 भी बजेगा तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, सबको जाने देंगे, तुमको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नाश्ता करके आए हो ना, व्यवस्था करवाए थे। हाँ हाँ, इंडिया जी बेहोश हो जाएंगे, कहेंगे 300 पैकेट का व्यवस्था करवाना है, ठीक है बाकी है।
ओ सब बाकी है, गिफ्ट दोगे तब ना। गिफ्ट खरीद लो तुम लोग, इसके बाद कहना कि सब पार्टी दिया जाए, हो जाएगा। ये नहीं कि कछुआ खरीद के दे देना। हाँ बोलो, क्या कुछ बोल रहे हो? चलाया है, मरुआ आटा लाया है, अच्छा चलो ठीक है। बहुत अच्छे जगह पे हम लोग थे, ऑक्सीजन में थे। ऑक्सीजन में पहले दो बातें जानना है, ठीक है। पहली बात जाननी है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा क्या रहता है, और मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन। दोनों बात पहले लिखेंगे। पहले तो कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी एलिमेंट, तो क्या पढ़ते हैं? पहले परिचय पढ़ते हैं। तो परिचय लिखो, किताबों में एकदम क्लासिकल रूप में रहता है, वो पूछता भी नहीं है। जो आप देखते हैं उन चीजों को ध्यान में रखना है। लिखेंगे सबसे पहले परिचय, वायुमंडल में दूसरे स्थान पर, वायुमंडल में दूसरे स्थान पर, और वायुमंडल में दूसरे स्थान, और मानव शरीर में सबसे अधिक, मानव शरीर में सबसे अधिक, मानव शरीर में सबसे अधिक मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर भी नॉन मेटल में ऑक्सीजन अधिकतम है, ऑक्सीजन अधिकतम है। है ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद हीलियम, सब चीजों को वातावरण में नाइट्रोजन। कई कई बार बताया गया है, हीलियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे हल्का गैस, और कृत्रिम सिलेंडर में, वायुयान के टायर में, बैलून को उड़ाने में हीलियम की भूमिका होती है, और हीलियम इसलिए परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हम बताते भी हैं आप लोग को। दूसरा, दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यह है कि हम लोग अभी हीलियम में नहीं है, लेकिन हीलियम के विषय में जो बताए हैं, दूसरा सबसे हल्की गैस वायुयान का है। हाँ मतलब हो ही गया, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, नेट्रॉन, तो कितना बार कॉपी मिली, ठीक है कि नहीं। तो जो महत्वपूर्ण है उसकी बात बार बार की जाती है, जैसे बैलून में, जैसे वायुयान के टायर में। इतनी बार कर देंगे कि यदि ठीक से एक्टिव स्टेज में सुन लीजिएगा और एक बार लिख करके फिर घर पे रिवीजन कर लीजिए, तो दिमाग में बैठ जाएगा कि हीलियम का उपयोग क्या है। फिलहाल तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का खोजा किसने? सीले ने। ऑक्सीजन को किसने खोजा? सीले ने। तो लिखेंगे ऑक्सीजन को सीले ने खोजा, सीले ने खोजा, सीले ने खोजा। ऑक्सीजन को सीले ने खोजा। इसे प्राण वायु भी कहते हैं, इसे प्राण वायु भी कहते हैं, इसे प्राण वायु भी कहते हैं भी है। यदि पृथ्वी पे सारी वनस्पति नष्ट हो जाए, पहले बैंक की परीक्षा होती थी, बैंक की परीक्षा में एस्से आता था, उसमें एस्से किस टाइप का होता था जानते हो? इसी टाइप का। तो ये हाइपोथेटिकल देता था क्लर्क वाले में, कि यदि ये सारे वनस्पति समाप्त हो जाए तो क्या होगा। लड़का लिखता था सारी वनस्पति समाप्त हो जाए, मनुष्य का जीवन संकट में पड़े। तो 50 शब्द में लिखना होता था, यही सब चीज को आप लिखते, ठीक नहीं। कुछ कुछ पूछता था, हिमालय न होता तो क्या होता, भारत की स्थिति क्या होती। हिमालय न होता तो भारत में साइबेरिया की ठंडी पवनें आती और सभी लोग मिर्जा बाबू की तरह गोरे गोरे होते, ठीक नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इससे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी, गांधी न होते तो राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा क्या होती। गांधी न होते तो राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा क्रांतिकारियों के हाथ में होती, अहिंसा के मूल्य कम होते, ठीक नहीं। वंचित समूह के प्रति जो संविधान में कई लक्ष्य का निर्धारण किया गया, हो सकता था वो कमजोर हो जाता। तो गांधी ने जो किया तो उसी को फोकस करके लिख देना है, ठीक है कि नहीं।
ये नहीं कि गांधी न होते तो देश के लिए बहुत अच्छा होता, बेताल खूब और लाइन लिखता रहता, ऐसा नहीं, मतलब उसी में टेस्ट हो जाता था कि बच्चे की सोचने समझने की क्षमता कैसी है। ठीक है, वो सब एक जमाने की बात थी। हर जगह पैटर्न वगैरह चेंज कर गया, हर जगह अब आ गया क्या, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले बनाना पड़ता था छात्रों को, कंपटीशन आया, कंपटीशन तो 80 के बाद आया, 80 के पहले कंपटीशन उतना था भी नहीं। 80 के बाद बेरोजगारी वगैरह में वृद्धि हुई, जनसंख्या वगैरह में वृद्धि, पढ़ाई में वृद्धि। स्वाभाविक है कि जब इन सब चीजों का विस्तार होगा, आजकल देखोगे रोज पेपर में निकलेगा 7,000 पद की नियुक्ति हो, PhD 12,000 पद की रोज निकलता है। मतलब आज पदों की संख्या भी बढ़ गई है, ठीक है कि नहीं, जनसंख्या भी बढ़ गई है, लोगों की आवश्यकता महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई है। पहले लोग सुविधा की मांग नहीं करते, ठीक है, आवश्यकता भी रहती थी तो वो अपने आवश्यकता को ही सीमित रखता था। आज गवर्नेंस से लोग मांग करते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो देखते हो आज सरकार हर स्तर पर बहुत सारी योजनाओं को मूर्त रूप देती है। खैर अभी हम लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं प्राणवायु ऑक्सीजन की। प्राणवायु ऑक्सीजन की बातें कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के क्रम में हमने बताया मानव शरीर में, वायुमंडल में दूसरे नंबर पे, इन सब बिंदुओं को ध्यान में करके सीले इसको खोजा, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान करके रखेगा तो अच्छा होगा। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, सारी वनस्पति नष्ट हो जाएगी, तो ऑक्सीजन क्या होगा, जब मानव जीवन क्या होगा, ऑक्सीजन के अभाव में संकट में आ जाएगा, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, जो आज हो रहा है। लेकिन आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, अभी एक दिन कल भी आप लोग को शायद बताए थे कि हम लोग आखिरी पीढ़ी रहेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन को रोक सकते, और हमारे बाद फिर वो मौका नहीं मिलेगा। जहां तक हो सके अपने अपने स्तर से सब लोग भूमिका अदा की। नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखो। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स ओजोन बनाते हैं। ओजोन बनाते हैं, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स ओजोन बनाते हैं। यह ऑक्सीजन का अपरूप है, यह ऑक्सीजन का अपरूप है, यह ऑक्सीजन का अपरूप है। यूवी के प्रभाव से, तो यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रे, यूवी के प्रभाव से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। यूवी के प्रभाव से उत्पन्न, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, पॉइंट करके लिख रहे हो ना, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक, टिक लगा देना, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण को ओजोन गैस और उसकी परत रोकती है, ओजोन गैस और उसकी परत रोकती है। ओजोन गैस परत, मंडल में ज्योग्राफी में पढ़े थे ना। ओजोन गैस और उसकी परत रोकती है, ओजोन गैस और उसकी परत रोकती है, याद रखिएगा, ओजोन गैस और उसकी परत रोकती है, ओजोन गैस और उसकी परत रोकती है। ओजोन की सांद्रता, एक पॉइंट और लिख लो, ओजोन की, ओजोन की सांद्रता, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं, कहाँ अधिक होता है, सांद्रता अधिकतम समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती, समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती, 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। नोट कर लीजिए, अलाइन कर लीजिए। हाल में भी आप लोगों ने एक
राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया होगा? अक्टूबर, 16 सितंबर को। अक्टूबर नहीं, 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या है, याद रखे 16 अक्टूबर, लेकिन उस दिन हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, विश्व खाद्य संगठन के द्वारा। विश्व खाद्य संगठन के द्वारा। खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। रोम, टाइबर नदी के किनारे। कॉपी के ऊपर में लिख लो, कॉपी के ऊपर। हम तो सब स्तर पे बात करते, पर चर्चा हो गई तो लिख लो, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम है। ऐसा नहीं कि हम लिख ली ओजोन में, पूछेंगे ओजोन गैस की विशेषता क्या है, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय। सर, पहली बात करोगी, जहां कहें वही लिखो, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम, टाइबर नदी के किनारे। ये एक संगठन बड़ी चर्चा में थी। क्या हुआ विवेक जी, सो रहे थे क्या? जब बड़ी चर्चा चली गई है तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखो। WMO 3-4 दिन पहले पेपर में था कि WMO ने इसे ये नाम दिया। ये नाम दिया मतलब कि जो तमिलनाडु के तट पर चक्रवाती तूफान आया, मिशोंग, मिचोंग, तो मिशोंग भी कहते हैं, मिचोंग भी कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है कंट्री वाइज। हम उसको कहेंगे मिचोंग, नहीं, बगल में फिलीपींस में जाएगा कहेगा मिशोंग, चेंज। लेकिन समझ लेना है कि मी है कुछ, फुल में आ जाइए। सवाल मिचोंग मिसोंग में नहीं है, सवाल है कि ये नामकरण कौन करता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका मुख्यालय जिनेवा है। तो ध्यान रखिएगा कि, और पहले पुरुषों के नाम पर इसका नामकरण होता था, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया। अब इसका नाम तुम लोग के नाम पे रखा जाने, सतिया, तो सतिया मतलब, हाँ, अब देखते हो कि हेलीना। अब जितनी लड़कियां हैं, कि इंडिया की लड़की सबका चयन नहीं हुआ है, तो लड़कियों के नाम पे रखा जाने, चेंज हो गया है। खैर उससे क्या लेना देना, देना हमारा है। विविधा क्या है यहाँ? WM, तो लिखेंगे विश्व मौसम संगठन, तो कॉपी के ऊपर में लिख, विश्व मौसम संगठन, मुख्यालय जेनेवा, मुख्यालय जेनेवा, मुख्यालय जेनेवा के द्वारा तमिलनाडु के तूफान को, तमिलनाडु के तूफान को, तमिलनाडु के तूफान को, तमिलनाडु के तूफान को नामकरण मिशोंग के रूप में किया। मिशोंग, मिशोंग को लिखना है, लिख, खास लो, खास लो, अरे खास लो, खास रही है हमारी और देख रही है, सर बिगड़ेंगे, क्यों बिगड़ेंगे? ठीक है, हो गया ना? मिशोंग, जिस दिन मिशोंग आया था उसी दिन आप लोगों ने एक महिला का नाम सुना था। क्या नाम था उस महिला का? महिला का नाम था गीतिका कौल, कम सुना होगा। वेरी गुड, एकदम पहला पेज में ही किनारे में दिए हुए था। एक तरफ मिशोंग तो चूंकि बड़ा में दिए हुए था, और गीतिका कौल फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर है जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई। और इस तरह का न्यूज यदि आए फर्स्ट पेज में तो उसको एकदम याद रखो अपने स्तर से, और उसी दिन का न्यूज है, क्या कि नहीं? कॉपी के ऊपर में लिख लो, कोई बात नहीं। परिचर्चा चल गई है तो सुबह सुबह तो जानते हो मेरे मुंह से ब्रह्म वाक्य निकलता है, बात समझे?
पता चलेगा कि ऑक्सीजन से ज्यादा महत्वपूर्ण सर जो बताए थे ऑक्सीजन में गीतिका कौल, वही पूछा। तथ्य है ना, और इंपॉर्टेंट तथ्य है, रेलिवेंट फैक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि प्रासंगिकता है। तो 6 महीना साल भर में कोई परीक्षा दोगे तो वहां गीतिका कौल पूछा जा सकता, इसीलिए रोक करके मैंने ऊपर में लिखा दिया। क्या लिखे? गीतिका कौल सियाचिन ग्लेशियर में, गीतिका कौल सियाचिन ग्लेशियर में पहली महिला ऑफिसर के रूप में, बाहर पहली महिला ऑफिसर के रूप में तैनात की गई, तैनात की गई। पहली महिला ऑफिसर के रूप में तैनात की। क्या है? क्या देखिए कितना तारीख है आज? कौन सा दिवस है? विश्व मानवाधिकार दिवस। पिछले दिन ही मैंने बताया था, पाऊंगा नहीं, कि विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाते, और विश्व मानवाधिकार दिवस का संबंध अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है एक, वियना घोषणा 1948। वियना घोषणा 1948 से संबंधित है। और ये भी जब ये तो आपके टेस्ट में मैथ रीजनिंग जीएस रहता है, तो लेकिन किसी दिन विविधात्मक टेस्ट भी होगा, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को जो करंट से जुड़े हुए प्रश्न होंगे वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, उसको गंभीरता से बनाइएगा तो पास कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि परीक्षा का क्वेश्चन आया सर डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो अब तो छोड़ देते हैं, अपने भोगोगे। ठीक है कि नहीं? पढ़ने वाला विद्यार्थी को कहने की जरूरत, पहला स्ट्रीम पर जो ध्यान देगा वो पढ़ाई पे ध्यान, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचे। उसका वो सब हो जाएगा, 10 बजे के बाद होगा, 11 बजे के बाद, है कि नहीं? तो कहने की जरूरत नहीं होगी, वो मैनेज कर लेगा, कॉलेज को भी मैनेज कर लेगा, वो अपने घर के चर्चा को, दिनचर्या को भी मैनेज कर, है कि नहीं? जो नहीं पढ़ने वाला होता है, कंपटीशन है पढ़ने वाले की, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, है कि नहीं? ये नहीं कि मास्टर नीचे खड़े हैं, ये सब बहुत खराब लगता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिला, बढ़िया से पहले बना। ठीक है, समय का मैनेजमेंट यही नहीं होता है कि 50 क्वेश्चन आधा घंटा में बना ले, टाइम में 1 घंटा दिया, आधा घंटा बना लीजिए। जो टेस्ट ले रहे हैं उनको कह दिया कि सर, लेकिन बना के जाइए, तो उससे आप ही को अच्छा रहेगा, सीधी सी बात है। खैर, मूल में आइए। कल भी एक विद्यार्थी जो आए थे, दिलीप, क्या नाम था उसका, साल, कहे कि पढ़ने वाला विद्यार्थी लग जाता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी को कभी कहने की मास्टर को जरूरत ही नहीं होती, वो अपने आप बनाएगा, चुपचाप बनाएगा, चुपचाप काम करेगा, उसको जो दिक्कत होगी चुपचाप ऑफिस में कि नहीं कि हुले रे मास्टर साहब सीख चल वो में वो लागल है। ठीक है, वो सब नहीं कहेगा, समझ, अरे भाव समझ गए ना? ठीक है कि नहीं? पढ़ने वाला क्या सोच रहा है, हम पढ़ने वाले नहीं है सर, सुबह सुबह आते हैं, तुम तो क्लास छोड़ के आता है। आज आया था, आया था लेट से, 5 मिनट करा, 5 मिनट बचा हुआ था तब आया था। देखो ना, झूठ, मास्टर से सुबह सुबह झूठ बोलते। तो चलो, हमको क्या ठग, आगे चलो, बड़े अच्छे जगह पे थे। देखो पहले सुन लो, 1948 वियना घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का घोषणा है, लोगों की आजादी, बराबरी, उसके अधिकार। और उसी कड़ी में भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना, जो एक सांविधिक आयोग है, संसद के द्वारा इस अधिनियम को बनाया गया। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, उस अध्यक्ष का जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 70 साल होती है, क्योंकि 65 साल में तो उनकी नियुक्ति ही होती है, इसलिए उनके सेवानिवृत्ति की आयु कितनी साल होती है? 70 साल होती है। इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में करके रखो। ठीक है, जितना ध्यान में करके रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अब खैर, अभी हम लोग केमिस्ट्री में, घर से हम लोग थोड़ा सा निकल जाते, तो इसी क्रम में हम लोग ओजोन देख रहे थे।
क्योंकि ओजोन में कई नए संदर्भ हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल आ जाओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपके इतिहास की, अब तो खैर इतिहास की घटना हो गई, एक परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से है। या जैसे जो शब्द दे उस तरह से उसको बना लीजिएगा, समय समय पे विधा में लिखाते भी रहते हैं कॉपी के ऊपर में। फिलहाल तो अभी हम लोग ओजोन में है तो ओजोन को ही देखेंगे। ओजोन क्या करता है? तो मानव को से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण से उसको बचाता है। स्किन कैंसर को कम करने में यदि ज्यादा आ जाएगा, छिद्र हो गया, पहुंचेगा यूवी रे, तो स्किन कैंसर की संभावना बढ़ती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि ओजोन की मात्रा वातावरण में ज्यादा हो गई तो किस तरह की बीमारी अधिक होंगी, स्किन कैंसर की संभावना अधिक हो जाए। और आजकल होता भी है, ठीक है कि नहीं? धूप में ज्यादा देर निकलोगे, विशेषकर गर्मी के दिनों में, तो ये हाथ क्या होता है, एकदम चुन 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 दूसरे टाइप का करता है। पहले धूप में लोग सोते थे, आज से 30 साल 4 साल 40 साल पहले 30 साल पहले तो हम ही लोग ठंड के दिनों में जो है सो बाहर में चटाई बिछाए और रजाई नीचे से लिए, ठीक है कि नहीं, चाय कॉफी पी करके एक बार धूप में रजाई ओढ़ के सोते, क्या मजा, मुंह निकाल करके ठीक है कि नहीं। 1 घंटा सो के उठते थे तो लगता था हाँ। इसके बाद उन्हें तेल वो लगा के मालिश वालिश करके नहा के तब जो पढ़ने बैठते थे लगता था हाँ जन्नत है हुनूज कहीं पर तो यहीं पर है ये, उसका मजा ही कुछ और होता। चलिए खैर आगे लिखिए। आज नहीं सलाह देंगे कि चाय में छत पर धूप के नीचे, हाँ आगे लिखो। ओजोन का उपयोग, कल भी कहे थे, ओजोन का उपयोग जल और हवा को शुद्ध करने में, जल और हवा को शुद्ध करने में करते, जल और हवा को शुद्ध करने में करते, जल और हवा को शुद्ध करने में करते है, जल और हवा को शुद्ध करने में भी, और कीटाणुनाशक भी, और लिख देना, या कीटाणुनाशक भी है। घर में भी आजकल उसका स्प्रे आया है। एयर प्यूरिफायर में देखोगे जैसे मच्छर के टिकिया वाला होता है, इसी तरह से एयर प्यूरिफायर में भी आप रूम में लगा दीजिएगा तो रूम आपका हाँ फ्रेश, कीटाणुनाशक भी है। पहले अमेरिका का जो राष्ट्रपति आते थे उनके साथ साजो सामान आता था, 10-20 गाड़ियां आती थी, सब अपना रहता था, और एयर प्यूरिफायर आता था। खैर अब हम लोग भी काफ़ी डेवलप कर लिए हैं, तब तो हर शहर में, बड़े शहरों में एयर प्यूरिफायर रहता है। कि दिल्ली में भी एयर प्यूरिफायर लगाया गया, ठीक है, कि दिल्ली के 50 किलोमीटर के एरिया को शुद्ध करेगा। तो पहले अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं पर भाषण देते थे, इंडिया वगैरह या विकासशील देशों में, का एयर प्यूरिफायर सिस्टम चलता था। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक पहले वायु को शुद्ध किया जाता था, तब अमेरिका का राष्ट्रपति निकलते, है कि नहीं? जैसे हमारा प्रधानमंत्री की तरह थोड़ी था कि चाय का दुकान छोटी, चाय का दुकान नहीं भी चलाया हो, ये तो तय है कि छोटी बस्ती से आए हैं, राजा घराना से तो नहीं ही आए हैं, हर परिस्थिति को झेलते हुए पहुंचे हैं, ये तो तय है ना जी। चाय बेचा नहीं बेचा, उनकी माता जी किसी के घर में जाकर काम की नहीं किए तो अलग चीज है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से तो अच्छा नहीं ही था, ठीक है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, तो वो तो हर तरह की स्थिति से निकले हैं। लेकिन आप एक बड़े स्तर पर से लोग जब निकलते हैं, जब बचपन तुम्हारा सिल्वर स्पून में बीतेगा और साथ में एयर प्यूरिफायर सिस्टम में बीतेगा, आरओ में बीतेगा, तो एक दिन चापाकल का पानी पियो ना, क्या हाल होगा तुम्हारा, सारा बीमारी एक ही साथ धर जाए, ठीक है कि नहीं? ये चीज होता है। आदमी जब अधिक सुविधा भोगी हो जाती है, उसको यदि इस तरह का कम सुविधा भोगी चीज मिलता है तो क्या होता है, उसका शिकार हो जाता है। रेसिस्टिंग पावर, इम्यूनाइजेशन पावर, तो देखे नहीं, कोरोना में ही देखो ना, गांव में क्या बढ़िया सब ताश खेला, क्या ठेला वाला जो है सो इस इधर से सामान उधर पहुंचाया, और घर में बैठे बैठे लोगों को कोरोना हो गया, चला भी गया।
ठीक है कि नहीं। तो रेसिस्टिंग पावर, इम्यूनाइजेशन पावर क्या, इतना ज्यादा सुविधा लोग लेने लगे कि तो हमारे एक मित्र थे, मित्र हैं अभी भी बहुत अच्छे, दो डायरेक्टर है, तो वो जो है सो हमेशा लगाता था ये भोपू, मैं कभी नहीं लगाता। आप लोग में से कुछ लोग यदि उस समय मेरे से ऑनलाइन में जुड़े होंगे तो देखते भी होंगे, मैं लगाता नहीं था, ठीक है कि नहीं। मैं जबकि डीएनसीएच प्रभारी ही था मैं, और वहां भी मैं जाता था, बस नाम का लगाया, अपना जो एक केबिन था उस जाके मैं बैठ गया, वहीं से मॉनिटरिंग। तो वो लगाता था रोज। एक दिन हुआ क्या, उस समय कोरोना, नकली कोरोना आया था, आ गया आ गया रे आ गया, नहीं हल्ला होता था, आ गया आ गया आ गया, मतलब हाँ मैंने शुरुआती दिनों उसी समय से लगाता है बॉस, आप देखिए बड़ा हमको सिखाता भी था, जब भी मोबाइल पे बात होती थी समझ नहीं रही पड़ी है। हम तो पैदल चलने वाले भी लोग हैं, सारी सुविधाएं रहकर भी हर तरह की स्थिति में रहते हैं, पसीना भी बहाते हैं, एसी में भी सोते हैं, 5 स्टार में भी सोते हैं, और स्लीपर में भी सोते हैं। हमको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी हमको सुविधा है, नहीं है। वही हुआ, एक दिन चला गया वो चलाने 10 कदम पर, नहीं होता है बूथ पटना में, गया वहां से दूध लेके आया, अच्छी 2-3 घंटे का उसको हॉस्पिटलाइज। बात समझ में आ गई। इसके अपना इम्यूनाइजेशन पावर को हमेशा बना के रखें, नीचे ऊपर कीजिए, थोड़ा सा दौड़ धूप कीजिए, ये सब जितना, ऐसे भी युवा अवस्था में है तो एकदम दन दन करते रहना, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो, ये नहीं कि सर ऊपर में की जगह नीचे में ले लीजिए ना, बड़ा चढ़ने में दिक्कत होता है, अभी बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, ठेवना में दर्द होता है, वैसे तुम्हारा वो क्या कहते हैं यूरिक एसिड का जमाव हो गया है। देखो वो अभी पलथी उल्थी मार के बैठ गई थी, तो पलथी उल्थी मार के बैठ गई। मैं सुबह कल 8 बजे से 8 बजे रात तक कक्षा लिया हूँ, बीच में आधा घंटा 1.25 घंटे का ब्रेक है, फिर भी हाँ, फिर भी मेरा जो है तो ये सब दर्द नहीं किया। इन लोग को देखो 1 घंटा बैठी है कि कभी ऐसे बैठती है तो कभी ऐसे बैठती है, बेचैनी शुरू है, आप समझिए। जबकि हमको एक खूब बढ़िया कुर्सी मिला हुआ है, तो तुम लोग को कुर्सी मिला भी नहीं है, तो नकली कुर्सी। कल कहे थे ना अपने मित्र का, पिताजी का, कि मकान बना के सरकार रखे हुए, जाओ ले लो जाकर के, एक से एक मकान है, डीएम का मकान है, तो कंपीट करो, ले लो जाकर के, सीखो आके। और आज लेने के लिए दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना ठीक शब्द नहीं है, दिमाग खर्च करना है, और उसका रास्ता यहीं से गुजरता है, ठीक है। हिंदुस्तान का तो जानते हो ना, मैं एकमात्र ऐसा मार्गदर्शक हूँ जिसका बच्चा आईएएस भी है और जिसका बच्चा सिपाही भी है, ठीक है कि नहीं। जो हर जगह स्वयं कक्षा में लेता हूँ, यदि सिपाही का बैच हो तो आप मारा ताली, ठीक है। यदि सिपाही का बैच हो उसमें भी लेते हैं, तुम लोग का उसमें भी बड़े स्तर का, उसमें भी उससे बड़े स्तर का है, उसमें सब जगह मैं स्वयं रहता हूँ। यदि मैं लेने में अक्षम हूं तो नहीं लूंगा। आगे लिखो क्या, हाँ क्या थे वो जो, अच्छा हवा को शुद्ध, अब तो तुम हवा को शुद्ध वाला में तो भूलोगे नहीं, अमेरिका का कहानी, जहाज से सामान आया, अब यदि भुला जाओ तो शर्म की बात है कि नहीं। तो ओजोन क्या करता है, जल को तो कल भी बताए थे, KMnO4, अल्ट्रावायलेट रे, आरओ सिस्टम, नहीं क्लोरीन की टिकिया, इन सब के माध्यम से जल को शुद्ध किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में एक बार मैं गया था, ताकि वहाँ कई बार मैं साक्षात्कार दिया था, तो हमसे पूछा भी था कि आप एसडीएम बनते हैं और किसी जगह पर पानी की समस्या है, प्यूरिफिकेशन वाटर पॉइंट्स बहुत है लेकिन प्यूरिफाइड नहीं है, तो क्या क्या कर, आपका केमिस्ट्री क्या क्या कर सकता है। एक साथ 10 अप्लीकेशन कर दिया गया कि शॉर्ट टर्म में क्या किया जा सकता है, मिडिल टर्म में क्या किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्या किया जा सकता है। और इतना प्रसन्न हुआ कि 200 में 152 नंबर दिया और 50 मिनट तक इंटरव्यू चला। तो आप उन चीजों को, आप उन चीजों को, तो आप उन चीजों को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए, सिर्फ उसको रटिए मत, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आपके घर का तालाब है, आपके गांव का तालाब है, तो उस तालाब को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले तो जन चेतना, और जन चेतना क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया, लोगों को रोकने क्या,
इसमें अपने अपने रेसिड्यू जो है ना डाले, ठीक है कि नहीं। और तब केमिस्ट्री पढ़े हैं तो केमिकल यूटिलाइजेशन है, ये सब जो आपका ये क्लोरीन और KMnO4 और ये सब तो साइंस का एप्लीकेशन है। पहला तो एप्लीकेशन यही है कि आप जन चेतना के माध्यम से रेसिड्यू को ना डालें, ठीक है कि नहीं। और समय समय पर क्या कराते रहे, मिडिल टर्म में है कि समय समय पे उसका, क्योंकि वो तो गंदा होगा ही, नेचर से जुड़ा हुआ है तो गंदा तो होगा ही, उसको समय समय पे क्या कराते रहे, उसको साफ कराते रहे, ठीक है कि नहीं। और मछली भी वो ऐसे पानी में ज्यादा रहेगी जहां पर वाटर साइकिल तेजी से गतिशील अवस्था में रहे, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। देखोगे केरल वगैरह में, पॉन्ड्स वगैरह में हमेशा वो पैडल वाला जो जहाज होता है तो चलाया जाता है, क्यों, उससे मछली जो होती है गतिशील होती है। और वहां का मछली का सिस्टम बड़ा अच्छा है कि छोटे पॉन्ड में वहां एक ही जगह 4 पॉन्ड बनाता है। यदि आधा किलो का हो गया तो फिर उसको 1 किलो वाला में डालता है, 1 किलो का हो गया फिर 1.5 किलो वाला में डाल, इस तरह से उसका सिस्टम। हम लोग क्या क्या है, छोटा बड़ा सब मछली। लेकिन आज का जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसमें आजकल मछली पालन का एक टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। तो याद रखना, जैसे श्री विधि याद रखे थे, श्री विधि का संबंध किससे है, श्री विधि का संबंध धान से है, इसी तरह से बायोफ्लॉक का संबंध मछली पालन से। विविध जीके, देखो जीके हर जगह बिखरा हुआ है, उन चीजों को केवल जानने और समझने का प्रयास करो, ठीक है। जितना जानोगे समझोगे उतना अच्छा होगा, तो लिखिएगा आगे। देखो बातचीत के करीब में कितनी अच्छी बात निकली, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का संबंध मछली पालन से, टॉपिक को ऊपर में लिख, बायोफ्लॉक मछली का संबंध, बायोफ्लॉक मछली का संबंध से है मछली पालन से। मछली पालन, नीचे आ जाओ। ओजोन हो गया ना, ओजोन मॉन्ट्रियल सारा चीज खत्म। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का तो सबसे महत्वपूर्ण अपरूप कौन सा है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बना हुआ है, खत्म हो गए। ओजोन को हम लोग किससे निरूपित करते, इन्हीं का ना सर अंडा है ही सर, वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑक्सीजन क्या हो गया कंप्लीट। लास्ट क्या बचा जी, सल्फर, तो सल्फर, सल्फर, सल्फर। और ओजोन डिप्लेशन को कौन कमजोर करता है, CH3, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, तो याद रखिएगा। चलिए सल्फर, सबसे पहले प्रकृति में यह दोनों अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति में यह दोनों अवस्था में दोनों अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति में यह दोनों अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, ध्यान रखें, ध्यान रखें कि अमेरिका के ल्यूसियाना में, अमेरिका के ल्यूसियाना प्रांत का नाम है, ल्यूसियाना में यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। अमेरिका के प्रांतों का नाम याद रखिए, अमेरिका में एक प्रांत है कैलिफोर्निया, और अभी कैलिफोर्निया कल संजोग से परीक्षा में पूछा भी था, मैं आप लोगों को शॉर्ट पॉइंट में लिखाया भी हूँ कि एशिया के लोगों के साथ जो भेदभाव होता है तो रोकने के लिए एक विधेयक बनाया था कैलिफोर्निया ने, और कल की परीक्षा में पूछा भी था, मैं भेजता जो रहता हूँ उसमें भी था। ये अभी 2-3 दिन पहले मॉडर्न हिस्ट्री वाला भेजे थे,
और कल उस मॉडर्न हिस्ट्री वाला से 3-4 तथ्य था, मुश्किल से हम 12-13 भेजे थे, है कि नहीं? कौन सा तथ्य कहाँ आएगा? कभी मन हुआ, इंपॉर्टेंट लगा, फ्री बैठे हैं तो नेट ठीक काम कर रहा है तो भेज देते हैं तब। हाँ, एकदम देखो उसको, क्योंकि नहीं देखोगे तो मास्टर क्या करेगा? मास्टर तो बता देगा कि भाई समझा देगा, बुझा देगा, करना तो तुम्ही को है, नहीं करोगे तो हम क्या कर लेंगे? ठीक है। तो दूसरा याद रखिएगा, कैलिफोर्निया एक ऐसा प्रांत है अमेरिका का, ऐसे भी अमेरिका का प्रांत बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वहां की जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह शाकाहारी संघवाद नहीं, हमारे यहाँ क्या, केंद्र बहुत मजबूत है। केंद्र यदि चाहेगा तो राज्य के अस्तित्व को, लेकिन अमेरिका में केंद्र यदि चाहेगा तो राज्य का अस्तित्व मिट नहीं सकता। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, खैर उसकी अलग बात है। तब बोलो अब यही है कि कैलिफोर्निया एक ऐसा राज्य है जो एशिया के क्षेत्रों के भेदभाव के रोकने के लिए उसने अपना विधेयक लाया। अच्छी बात है, अमेरिका में इस तरह के दृष्टिकोण राज्यों में है। अब हम लोग फिलहाल अपने मूल में आ जाए। मूल यह है कि सल्फर, सल्फर और किस में मिलता है? अभी कल परसों भी मैं बता रहा था, अंडा में, प्याज में, लहसुन में, सरसों तेल में, इन सब में सल्फर की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो प्याज में, लहसुन में, प्याज में, लहसुन में, प्याज में, लहसुन में, अंडा में, अंडा में सल्फर की मात्रा अधिक होती, अधिक होती है। लेकिन पढ़ाए थे आप लोग को वल्केनाइजेशन आए थे, और बताए भी थे कि प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन। मतलब वल्केनाइजेशन से क्या बनता है? रबर। वहां पे नोट में लिखेगा, परिचय में ही। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया, सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को, सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन कहते हैं। वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन लिखिए ना, वल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण कहते हैं हिंदी में, वल्कनीकरण। नेक्स्ट, सल्फर का मुख्य उपयोग भी बताए थे, लठ बनाने में। क्या है? तुम लठ बनाएगा तो उच्चा लगेगा, लड़कियां लठ बनाएगी तो मिस यूनिवर्स लगेगी। ठीक है, तो लठ जो है, लठ को बनाने में किसकी भूमिका है? लठ को बनाने में सल्फर की भूमिका, ब्यूटी पार्लर में। ठीक है अवधेश जी, ऐसा नहीं कि आप जाइए अपना लठ बिखेर लीजिए, कुछ होता है। सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लर में। तो लड़का सब भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड का बाल बनाता है। देखो अभिषेक का बाल लगता है गोबर का छत्ता है, और किसी का बाल देखे, ठीक है, नहीं कहना सर मेरा बाल ही ऐसा है, बनाया गया है गोबर की छत्ता की तरह, ऐसा मॉडर्न लुक दिया गया है। एक का बाल देखो, लगता है एकदम इटालियन सैलून में कटा हुआ है, एकदम ईटा पे बैठा है, ताक से इसके पिताजी के बनाई छे कि नहीं बनाई छे, बंदूक की नोक पे लगता है बनाया गया है, आगे नहीं। लोग भी जाते हैं अपने घर के बच्चों को, ठीक है कि नहीं, बंदूक की नोक पे बनवाते हैं, तो कटाओ, पूरा छाटो, पूरा छाटो, ठीक है कि नहीं। हाँ, उधर से जब कटा के आएगा तो भन 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 करता रहे, भन 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 करता है। हाँ, अपने मन पसंद का, यही ना उम्र है जब तक कंट्रोल है। लगता है कंट्रोल है तो ठीक है, जहां देखेंगे कंट्रोल खत्म हुआ तो छोड़ देंगे, नहीं, आगे चलिए।
के बाद है सल्फर का उपयोग, ठीक है। कौन कौन लिखे? विरंजक में, ब्लीचिंग एजेंट में, ब्लीचिंग एजेंट में उपयोग करते, और फफूदी नाशी में, और फफूदी नाशी में करते, फफूदी नाशी में करते, फंजीसाइड में, फफूदी नाशी, क्या लिखा जी? फूफा जी नाशी, अच्छा वो फूफा नहीं लिखा, फफूदी नाशी फंजीसाइड में, फंजाई के नष्ट करने में। किसका? सल्फर का। अब सल्फर का दो यौगिक है, सल्फर के दो, हालांकि यौगिक तो कई है, लेकिन दो यौगिक सबसे महत्वपूर्ण। एक है रसायन का सम्राट, तो केमिकल किंग कहते हैं, H2SO4, एक है ओलियम। ये दो यौगिक को याद करके, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब क्या याद रखो, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब याद वाद नहीं रखना, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड को याद रखना है, आपको वोलियम को याद रखना है, तो लिखेंगे इसके महत्वपूर्ण यौगिक है, सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिक है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे रसायन का सम्राट कहते, इसे रसायन का सम्राट कहते हैं, या कशिश तेल कहते, या कशिश तेल कहते, कशिश, कशिश, पाइल ऑफ विट्रॉल, अंग्रेजी में कहते हैं पाइल ऑफ विट्रॉल, पाइल ऑफ विट्रॉल। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड, किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। दूसरा है ओलियम, दूसरा है ओलियम, ओलियम लिखिए, ओलियम, ओलियम को हिंदी में कहते हैं, मतलब उसका जो रासायनिक नाम है सधूम सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7, H2S2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं कि उल्टा लिख लोगे तो, का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। देख लीजिए अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सर ये सो लगता है, ये समझा करो। H2S2 ये क्या है? सधूम सल्फ्यूरिक, इसको कहते हैं सधूम सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, जहां पे जो हम कहें तो याद रखना है, जहां कहें यूज तो यूज याद रखिए, नहीं ये तो BSc का किताब उल्टा लीजिएगा तो सल्फर जो है 20 पन्ना में लिखा हुआ हो जाएगा, वो BSc की तैयारी, ग्रेजुएशन की तैयारी, जानना कितना है? 5 बार, ताकि कितनी बार जाननी है? सल्फर क्या है परिचय में, सल्फर का मुख्य उपयोग कहाँ है, और सल्फर के मुख्य कंपाउंड कौन से हैं, उसका क्या उपयोग, मतलब इतनी ही बातें तो इसमें जाननी है कंपटीशन के दृष्टि से, यहाँ तक कि क्लास 2 ऑफिसर के दृष्टि, ठीक है, मैंने गस्टेड ऑफिसर, तभी जो तुम लोग क्लास 3 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और पे स्केल 5 और 6 की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसका 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 14 होता है, चीफ सेक्रेटरी तक 6, ठीक नहीं है। अब ये नहीं पूछना कि सर आप कहाँ, ठीक है। तो इसके बाद होता है एक राज्य सेवा का जो अधिकारी अधिकतम जाता है वो 13 तक जाता है, और IAS जो अधिकतम जाता है वो 16 तक जाता है। क्या है, कहाँ थे हम लोग? हमारे चीफ सेक्रेटरी कौन है? अमीर सुबहानी साहब। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गाबा। IAS का सर्वोच्च पद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, तो राजीव गाबा है, और राज्य में होता है मुख्य सचिव, उसको ध्यान रखिएगा, ये सब भी परीक्षा में कभी कभी पूछता है, IAS का सर्वोच्च पद कौन सा है? केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी, राज्य में चीफ सेक्रेटरी, दोनों को ध्यान में रखिएगा, संविधान में ये सब बताते भी रहते हैं, मिसलेनियस अन्य में ध्यान रखिए। मूल में आइए,
क्या सल्फर खत्म, क्या क्या हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, नन मेटल खत्म, इनर्ट गैस खत्म। अब एक बचा हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब हेलोजन को देखेंगे क्या ना, अब लिखिए हेलोजन। हेलोजन ब्रेक दे देंगे 5 मिनट। क्या देते हैं नहीं, आज दे देंगे पक्का, बिगड़ती भी है हम पर। हाँ, कहाँ थे हम लोग, हेलोजन लवण उत्पादक, क्या है, लवण उत्पादक, लवण उत्पादक, लवण उत्पादक समूह है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, 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 ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन आता है 80, 80, 80 चाहिए, यही लिख, कलम तेज चलती, 80 एस्टेटीन कहते, ऐसा नहीं कि एस लिख लोगे या एफ लिख। ये जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, मूल रूप से इसको याद रखना है, क्या क्या उपयोग है इसका, क्या महत्ता, इसी को ध्यान रखना है। तो समझे सब। क्लोरीन, हेलोजन में, हेलोजन में क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। बताए थे ब्रोमीन द्रव, आयोडीन ठोस, ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीन गैस है, दोनों क्या है, गैस है। ये क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, सॉलिड। ध्यान रखिए, तो तीन तो एकदम याद रहना चाहिए। कभी कभी बहुत छोटे से सवाल पूछते हैं, लिक्विड में, लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, तो लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन को बता रहे हैं फिलहाल, तो अभी फ्लोरीन को देखो, तो फ्लोरीन क्या लिखेंगे, क्या रंगीन होता है। हालांकि जितने भी हेलोजन है सब रंगीन है, जितने भी हेलोजन है, लेकिन आप फीचर बताएंगे ना तो लिखेंगे रंगीन होता है, ब्रैकेट में लिखो सभी हेलोजन रंगीन है, सभी हेलोजन रंगीन है। तो कौन सा ऐसा इसमें है जो उपधातु के लक्षण होते हैं और धातु के लक्षण भी होते, चमक होती। वेरी गुड, ठीक है। तो आयोडीन लिखे हो ना, आयोडीन में ये लाइन लिख दो, उपधातु एवं चमक, धातुएं चमक पाई जाती, ये फीचर ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, धातु और चमक पाई, ठीक है। क्लोरीन के विषय में एक ही लाइन जानना है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, वेरी गुड, ठीक है। तो कौन सा ऐसा, अभी जो पढ़े थे उसमें कौन सा ऐसा था कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट था, ओजोन। ओजोन जो है ऑक्सीकारक भी है, अवकारक भी, ओजोन में जगह है, एक लाइन लिख देना, ओजोन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। ओजोन, यहाँ पे ओजोन लिखे होंगे ना, कहते हैं ना कुछ लाइन सब छोड़ दिया, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। इधर आ जाओ, अभी फ्लोरीन में, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे अधिक
इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ये पूरे आवर्त सारणी में, मतलब 118 तत्वों में, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हेलोजन में, आवर्त सारणी में टोटल सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। अब आइए फ्लोरीन के बाद क्लोरीन में, पीले रंग का है, पीले रंग का है और दम घोटने वाली गैस है, दम घुटता है फ्लोरीन में, जहां भी उत्पादन होता है दम घुटने वाली गैस है, एवं फूलों के रंग को उड़ा देती है, एवं फूलों के रंग को उड़ा देती। तो एवं फूलों के रंग को उड़ा देती है, फूलों के रंग को उड़ा देती है, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा, क्लोरीन चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। चूने के साथ प्रतिक्रिया कर, क्या लिखा जी? चूहा के साथ, चूने के साथ, अपने लिखा है चूहा। चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाती है, और इसका भी उपयोग हम लोग पानी के शुद्धिकरण में करते हैं। क्या चूने की प्रतिक्रिया, चूने के साथ प्रतिक्रिया कर, चूने के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। का उपयोग पानी के शुद्धिकरण में हो सकते हो, ऑलरेडी जान ही गए। क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है? ठीक ना, कल से तो बता रहे हैं, यहाँ पे प्रवेश से पहले ही बता रहे हैं। क्लोरीन टिकिया का उपयोग हम लोग पानी के, पोटासियम परमैंगनेट का उपयोग हम लोग पानी के, अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग हम लोग पानी के, आरओ का उपयोग हम लोग पानी के, नहीं, ओजोन का उपयोग हम लोग पानी के, एक साथ कितना हवा को शुद्ध करने में भी करते हैं। अभी बताए भी कि आजकल तो रेडीमेड आ गया है, आप रूम में लगे, जैसे आप मच्छर भगाने वाला टीका लगाते हैं उस तरह से उसको भी लगा सकते हैं, एयर प्यूरिफायर के रूप में। उसका कंपोजिशन, ऐसे भी कोई मटेरियल वगैरह लाइए तो मटेरियल वगैरह को देखिए डब्बा पे, उसका कंपोजिशन क्या क्या है, उससे भी बहुत कुछ आप सीख जाइएगा। ठीक है, जैसे ब्लड रिपोर्ट लेते हैं किसी का, तो ब्लड रिपोर्ट देखते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो उससे भी बहुत सारे चीज़ों को आपको जानने और समझने के अवसर मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ तो अप्लाइड है, आपके दैनिक जीवन में है, उससे भी आप सीख लीजिए। आगे चलिए, और सीख तो रहे ही है, आगे चले। ब्रोमीन उपयोग हो ही गया, अब लिखो ब्रोमीन। एक द्रव्य धातु है, एक द्रव्य धातु है, कक्ष के रन में अधिक स्रोत, का स्रोत कक्ष का रन है, कक्ष का रन है, का स्रोत कक्ष का रन है, का 3 जगह उपयोग करते। कच्छ का रन, कच्छ का रन गुजरात में, जहां जंगली गधा पाया जाता है, 2 जगह जंगली गधा पाया जाता है, लद्दाख, दूसरा कच्छ का रन, दलदली क्षेत्र है। एक समय बोन ऑफ कंटेंशन भी था, या और पाकिस्तान के बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, जैसे कश्मीर। ठीक है कि नहीं? तो ये सब क्या है? झगड़े की
जड़ होती है, उसको बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं। इसमें आप लोग पढ़ते भी होंगे बोन ऑफ कंटेंशन के विषय में एग्जाम्पल के माध्यम से। इन विषयों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जैसा कि मैंने कहा कि कच्छ का रन ध्यान में रखिए। ब्रोमीन का सबसे बड़ा सोर्सेज क्या है? कच्छ का रन है। ब्रोमीन का उपयोग कहाँ करते हैं? ब्रोमीन का उपयोग हम लोग करते हैं नींद लाने वाले दवा में। आप लोग को जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा आदमी बन जाइएगा, ठीक है कि नहीं, फिर नींद नहीं आएगी। जब कृत्रिम जीवन जिएंगे खास अवसर पे ही खास सा मुस्कुरा, ठीक नहीं, ऐसा गंभीर, जितना गंभीर उतना बड़ा व्यक्तित्व कहलाएंगे, ठीक नहीं। हाँ होता है, हम प्रोफाइल सोसाइटी रहते हैं तो वहाँ पर हालांकि हम अपने नेचुरल फॉर्म में ही, हाँ हमको मुस्कुराना है, खूब अच्छे से मुस्कुराते हैं। और जहाँ नहीं मुस्कुराना है कि अभी चाहेगा कि सर नहीं मुस्कुरा, नहीं मुस्कुरा, हम तुमसे गाइडेड हैं, नहीं मुस्कुराएंगे। हम मुस्कुराएंगे, क्या कर लोगे? ठीक है कि नहीं? तो हाँ, तो मैंने कहा कि उस स्थिति में लोग नींद की दवा लेते, तुम लोग को इसकी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्पना जी समझ रही हैं? आगे लिखिए। नींद लिखो। ब्रोमीन का उपयोग, ब्रोमीन का उपयोग मास्टर साहब से नहीं पूछते, चल देती। हम हैं अभी, टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है। आगे लिखिए। हाँ कहाँ थे हम लोग? ब्रोमीन का उपयोग, ब्रोमीन का उपयोग नींद लाने वाले दवा में, नींद लाने वाले दवा में, आंसू लाने वाली गैस में। फिल्म में मॉडल बन जाओगी, असमय मुस्कुराना, असमय रोना होगा, ऐसे तो थोड़ी आंसू निकल, ठीक है कि निकल जाते हैं। हाँ तुम लोग का निकल जाते, चापा कल लगा निकल जाएगा, ऐसे दावेंगे निकल, ठीक है। आंसू लाने वाले में एवं एवं बम लाने वाली दवा हो गया ना, में इसका उपयोग किया जाता है। कल तो पढ़े ही थे, फोटोग्राफी तो कल पढ़ ही लिए थे, सिल्वर ब्रोमाइड पढ़े थे ना, नहीं गया क्या बार लिखोगे? फोटोग्राफी में उपयोग होता है, फोटोग्राफी में होता है। कल तो लिखे ही थे सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग चाय में। एकदम याद रहना चाहिए। इतनी बार मैंने बोला, अब जाके याद हो गया आप लोगों को। खासा फिर घर पे जाकर एक बार फिर पढ़ लीजिए उसको। जिस दिन कक्षा हो उस दिन तो एक दो बार पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तब जितना क्वेश्चन होता है उस चैप्टर से जुड़ा हुआ तो बना लीजिए। आगे चलिए। लास्ट है ना, आयोडीन। वो सा धातु है, बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। बताओ जी अभिषेक, किस ग्रंथि में किस हार्मोन में पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन में यह पाया जाता है। लिख देंगे यह, पढ़े थे ना, यह नहीं पढ़े थे थायराइड, यह यह थायराइड ग्रंथि में, अपने शरीर के थायराइड ग्रंथि में, या थायराइड ग्रंथि में और थायरोक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। थायरोक्सिन नामक, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि में, उससे निकलने वाले जो हार्मोन है उसका क्या नाम है? थायरोक्सिन हार्मोन या कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। इसकी कमी से क्योंकि थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, घेगा क्या है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, और इसलिए आयोडाइज नमक का हम लोग इस्तेमाल करने पे बल देते हैं, ठीक है कि नहीं? लिख देंगे, वो सब लिखा हुआ है बायोलॉजी, जो बताना है बता दिए। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, घेगा रोगी सब तो बताई, बोला तो मैंने। और इसमें तो पढ़ते ही रहते हैं, जिसका छूट गया फिर पढ़ेंगे, क्या दिक्कत क्या है? केवल कोरोना नहीं है, अब कोरोना आएगा तो अब क्या दिक्कत? तो सब सिस्टम डेवलप नहीं आएगा ना, अब कह दिए तो नहीं। युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देना,
चलिए, विवेक बाबू ने कहा है कि अब कोरोना नहीं है। मजबूत हो। नेक्स्ट, आयोडीन। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण से, और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण से, और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण से, आयोडीन और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण से क्या बनता है? टिंचर आयोडीन। वेरी गुड, टिंचर आयोडीन बनता है। टिंचर, टिंचर आयोडीन बनता है। पहले हमको बताओ, घास, एक घास देंगे अभी, तब केल्प बताएंगे। पहले बताओ किस घास में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मिजाज आज तुम लोग हमको खुश कर। सलाद में, लेमिनेरिया घास सलाद में उपयोग करते हैं। समुद्र के पास जाओगी, रिसोर्ट वगैरह में रहोगी, तो आयोडीन का सलाद देगा, लेमिनेरिया का आयोडीन की मात्रा होती है। और अब लिख लो इसको, लेमिनेरिया घास में आयोडीन पाया जाता है। नोट, लेमिनेरिया घास में आयोडीन पाया जाता है। अब बताओ जी, केल्प क्या है, उसको एक्सप्लेन करो। हाँ, अरे राजा बाबू तो कमाल कर दिया। लेमिनेरिया को जो जलाते हैं, नहीं, लेमिनेरिया को पहले सुखाएंगे और इसके बाद जलाएंगे, उससे जो ऐश प्राप्त होगा, राख, उसको क्या कहते हैं? वो केल्प कहते हैं। लेमिनेरिया को, लेमिनेरिया को सुखाने के बाद जलाने से तो राख प्राप्ति होती है, ऐश, तो राख प्राप्ति होती है, केल्प कहते हैं। केल्प कहते हैं, क्या कहते हैं? केल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्प कहते हैं। केल्प होता है के ई, या केल्प। अब समझे ना केल्प का अवधारणा? लेमिनेरिया समझे? लेमिनेरिया क्या है? समुद्री घास से, क्या, किसका रिच सोर्सेज है? और याद रखिएगा, नाइट्रेट और आयोडीन का सबसे रिचेस्ट बेल्ट कौन सा है? बताए थे हम, चिली। चिली जो है नाइट्रेट और आयोडीन का सबसे बेस्ट सोर्सेज है, सोर्सेज प्लेस है। इसको भी ध्यान रखिएगा वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है कि नहीं? और ऐसे तो नमक वगैरह में, समुद्री जल में, घास में, इस सब में तो मिलता ही है। और याद रखिएगा, केल्प को याद रखिएगा। इसी इसी के साथ हमारा खत्म हुआ। लास्ट में हमारा स्टेटिन है, एक रेडियो सक्रिय तत्व और ठोस अधातु में सबसे भारी है। दो बातें लिख लेना है कॉपी भरने के लिए। सब चीजें परीक्षा के दृष्टि से, कुछ चीजें ज्ञान के दृष्टि से भी होती है, कॉपी भरने के दृष्टि से भी होती है। अवधेश जी, कॉपी भरने वाला तथ्य है, या रेडियो सक्रिय तत्व भी है, या रेडियो सक्रिय तत्व भी तो अस्थाई है, तो अस्थाई है, और ठोस अधातु में सबसे भारी है। ठोस अधातु में सबसे भारी है, ठोस अधातु में सबसे भारी है, ठोस अधातु में सबसे भारी है, ठोस अधातु में सबसे भारी एवं भूपरत में सबसे कम मात्रा में मिलता, एवं भूपरत में सबसे कम मात्रा में मिलती, भूपरत में सबसे कम मात्रा में मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ क्या ऑर्गेनिक खत्म हुआ ना? 5 मिनट देंगे, पहले 1 मिनट में बूस्टर फैक्ट लिखो।
5 मिनट पहले 1 मिनट, तब ना 5 मिनट था। पहले 1 आया कि पहले 5 आया? पहले 1 लिखो, तो लिखो 1 मिनट, नहीं 1 मिनट नहीं, बूस्टर फैक्ट। ज्यादा नहीं लिखेंगे, 2 ही 3 नोट करके लिख सकते। पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अच्छा लिख। बाबू दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे शर्मा रही है। दिमाग ठीक का मतलब समझी क्या? दिमाग ठीक है मतलब जो पढ़ती हो, समझ, याद रखती हो, वेरी गुड, सब दिमाग ठीक। जैसे एक दिन उससे पूछे दिमाग ठीक है, तो कहती है नहीं सर। नहीं समझी, आगे लिखिए। कहाँ है? हाँ ठीक है दिमाग है, अरे तो लग भी रहा है कि दिमाग ठीक नहीं है। हाँ। आगे तुम्हारा घुटना में है तो क्या करेंगे? क्या लिखे? को ब्यूरेटिक एसिड का, ब्यूरेटिक ब्यूरेटिक एसिड का बराबर, मानव नहीं। पीएफ सीखो, लगता है लड़की सबको पीछे बैठा है ना, क्या सबको तो छोड़कर। हाइड्रो क्या एक और लिखो, पीएफ सीखो। प्रियोन भी कहते हैं, प्रियोन, प्रियोन भी कहते हैं, प्रियोन, ऑन भी कहते हैं। एवं एंटीक्लोर का संबंध, एंटीक्लोर होता है कि जब कि पदार्थ में विरंजक के गुण को समाप्त किया जाता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से, आप सीधे लिखे ना, एंटीक्लोर का संबंध क्लोरीन से। क्लोर मीन्स क्लोरीन, एंटीक्लोर प्रतिक्लोर का संबंध क्लोरीन से। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ पूरे विश्वास और जिम्मेवारी से मैं कह सकता हूं कि हमारी इनऑर्गेनिक नॉन मेटल कक्षा आज, क्योंकि इनर्ट गैस पूर्व के दिनों में ही हम पूरी पढ़ा चुके हैं, इसलिए अलग से पढ़ाने की उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम पूर्व के दिनों में नहीं पढ़ाए रहते तो फिर यहाँ पर ऐसे भी तुम यदि चाहो तो इनऑर्गेनिक में लास्ट में तुम अपना इनर्ट गैस वहां से ला करके यहाँ पर पुनः लिख लेना, जिससे कि तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी और नोट्स भी अच्छे होने चाहिए। कॉपी हमेशा क्या रहनी चाहिए? व्यवस्थित रहनी चाहिए, हसन रजा की तरह। ठीक है कि नहीं? फर्स्ट क्लास लिखता है, पीडीएफ भी भेज देता है, ठीक है, तुमको सही समय पे भेज देता है, तो मैं उसको शेयर भी कर लेता हूँ। हमको जब भी भेजो 10 बजे रात के बाद भेजो, ठीक है? 10 बजे रात के बाद ठीक रहता है, नहीं तो फिर अभी कोई भेजेगा तो हम उसको कुछ का इसके बाद जो आधा घंटा के बाद मेरा मोबाइल में चला जाता है वो आपका मैसेज नीचे, फिर मैं देख नहीं पाता हूँ, स्वाभाविक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्तमान में 5 मिनट का, ठीक है बच्ची, बच्ची 5 मिनट का विश्राम देने की घोषणा करता हूं।